एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के जितने भी क्वेश्चन आए थे 7 अगस्त से सारी शिफ्ट के। लेकिन इसमें है ट्विस्ट, आज मैं लेकर आई हूँ इंडियन हिस्ट्री पे। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोल ही रही थी मैं सब्जेक्ट वाइज लाऊंगी। मैं कंप्यूटर पे ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा निचोड़ है वो। फिर मैं पॉलिटी की लाई थी, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, मैंने आपसे कहा था आप लोग कमेंट करना, मैं और पार्ट लाऊंगी उसके। आज मैं लाई हूँ इंडियन हिस्ट्री के। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में 7 अगस्त से अभी तक के शिफ्ट में, सारे क्वेश्चन का निचोड़ लाई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और ये क्वेश्चन और एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे होंगे रेलवे थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ये शिफ्ट तो देखना बिल्कुल मत भूलना, ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे बड़ी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना जो साइड में होता है। क्यों? ताकि इससे आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि आप लोग तक नहीं पहुंच रही है वीडियो। मैं देख रही हूँ आप लोग तक वीडियो नहीं पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। इसीलिए मैं आज ये इंडियन हिस्ट्री पे लेकर आई हूँ। ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथ में निहित हैं? तो जताका स्टोरीज में है। आप देख सकते हो कब कब आया है ये पेपर। ठीक है, और दूसरी बात मैंने कल भी बोला था, जरूरी नहीं है यही एग्जैक्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बदल के आया हो सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं भी नहीं लाऊंगी, क्यों? क्योंकि वैसे भी आपको पता है एनालिसिस लाना मना है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं भी नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे लाऊंगी ताकि आप लोग तो पता चल जाए कि क्वेश्चन आया था और आप लोग के नेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन जरूर बने। प्लस एक्सप्लेनेशन में भी इतना भरपूर मैं मटेरियल लेकर आई हूं कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पता चल गया किस प्रकार के ग्रंथ में निहित है जताका में। तो जातक जिसका अर्थ है जन्म कथा या जन्म से संबंधित, मुख्यतः गौरव जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म मानव और पशु दोनों रूपों से संबंधित है। ये कहानियां पाली भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी आया था कौन सी भाषा में लिखी है। ठीक, फिर एक कुक्कुट जातक में एक बोधिसत्व का उल्लेख है जो जंगली मुर्गों के रूप में पैदा हुआ था। फिर है रोमिका जातक में कबूतर के रूप में, मोनिका जातक में एक बैल के रूप में, मतंग जातक में एक चांडाल के रूप में पैदा हुआ था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आपसे ट्विस्ट के रूप में पूछ सकते हैं। और एक और बात, टेलीग्राम चैनल जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, पीडीएफ मिलती हैं हर एक वीडियोस की। फिर निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में नैतिकता और सिद्धांत के मामलों पर बुद्ध के उपदेश शामिल हैं? तो सुट्ट पिताका में। ठीक है, फिर मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किस यात्री ने किया? तो इब्न बतूता ने किया था। तो इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री थे। वह 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। उन्हें सुल्तान ने कादी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था कि उन्होंने किस रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, और किसने किया था और किसके दरबार में आए थे। ठीक, इब्न बतूता ने मध्यकालीन भारतीय डाक प्रणाली के 2 प्रकार का बताया है, घोड़ा डाक जिसे उलूक कहा जाता है और पैदल डाक जिसे कि दावा कहा जाता है। अल बिरूनी एक यात्री था जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। एक और यात्री था, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, वो कब आया था अल बिरूनी और कहां से आया था। ठीक, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए। तो एक्सप्लेनेशन सुनना कभी भी मत भूलना। आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन छोड़ो आगे बढ़ते हैं, नहीं, क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आया हो, क्वेश्चन इनमें से भी आया हो सकता है, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में यहाँ आई हूँ सारे। और आप देख सकते हैं 7 अगस्त को बना है, एक्सप्लेनेशन से भी मैं कह रही हूँ ये वाला क्वेश्चन आया था कि ये कौन से पद के लिए नियुक्त हुए थे। ठीक है, फिर है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो वो था लोटस एंड ब्रेड। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देखते भी रहिए कौन से शिफ्ट में आया है ताकि आप लोग को नॉलेज हो जाए। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1965 से 68, देख लीजिए 2 बार पूछा गया है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के कारण विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर चावल और गेहूं में वृद्धि हुई। तो यहाँ तो हमने बात कर ली थी अपनी हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में।
लेकिन रिवॉल्यूशन तो बहुत सारे थे, गोल्डन, ब्लू, ग्रे, व्हाइट, येलो, पिंक, ब्लैक। इनका एम क्या था और फादर कौन थे, एक एक डिटेल में बता रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इजी होगा आप लोग के लिए, ठीक है। फिर डैश में हुमायूं मुगल सम्राट का शासक बना, कब बना ये क्वेश्चन है, 1530 में, ठीक है। हुमायूं का था 1530 से 1540, फिर दोबारा आया 1555 से लेके 1556। वर्ष 1530 में वह अपने पिता मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बाद मुगल क्षेत्रों के दूसरे शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। हुमायूं ने मुगल क्षेत्रों को शेरशाह सूरी से खो दिया, लेकिन 15 साल बाद 1555 से 1556 में पुनः प्राप्त कर लिया। फिर 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक। फिर मुगल वंश के पहले 6 मुगल सम्राट कौन कौन थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। पूछ सकते हैं, पूछा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछा। टॉपिक बोलूंगी मैं ये नहीं बोलूंगी ये वाला क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि टॉपिक में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर बोल रही हूँ, अगेन बोल रही हूँ, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद, ठीक। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नया है, ठीक। तो ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 पुस्तकों का संग्रह है जिन्हें मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में डिटेल में जान लीजिए, ठीक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था। फिर सामवेद, सामवेद में 2 उपनिषद निहित है जो कि है ये सारे, ठीक। यजुर्वेद, इसके 2 प्रकार के हैं, कृष्ण, काला गहरा और शुक्ल, यह भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम है। फिर अथर्ववेद, इसमें 730 सूक्त, 6000 मंत्र, 20 पुस्तकें हैं। जादुई सूत्रों का वेद कहे जाने वाले इस वेद में 3 प्राथमिक उपनिषद शामिल हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ठीक। बहुत जरूरी है क्वेश्चन। फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक। उन्होंने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है अगेन। अपनी सैन्य विजयों के कारण डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक। समुद्रगुप्त के शासन काल में का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख प्रयाग प्रयस्ती इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में संरक्षित है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने रचा था। फिर भारत में गुलाब वंश की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुलाब वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। गुलाब वंश का मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाब वंश ने 1206 से 1290 के बीच शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच गुलाब वंश का शासन किया। वह भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक थे। इस राजवंश के बाद खिलजी राजवंश का शासन आया, जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। पूछ सकते हैं पहला राजवंश कौन सा था, फिर दूसरा कौन सा आया, ठीक। फिर विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में अपने खर्च पर पहला विधवा पुनर्विवाह संपन्न किया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को वैध बनाया गया तथा उसी वर्ष 25 जुलाई को अधिनियमित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का प्रारूप लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया था। इस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। पूछ सकते हैं गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक। वीरा संगलिंग पंतुलु ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने 1891 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, ठीक। धोड़ो केशव कर्वे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, ने पश्चिमी भारत में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। आप अगर एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे, आप खुद सोच लीजिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉरी। फिर है बनारस विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1781 में हुआ था, ठीक। बनारस विद्रोह, जिसे चैत सिंह विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1781 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध बनारस, अब वाराणसी जिसको बोलते हैं, कि राजा चैत सिंह द्वारा किया गया विद्रोह था। यह विद्रोह कंपनी की बढ़ती वित्तीय मांगों और क्षेत्र पर नियंत्रण करने के प्रयासों के कारण शुरू हुआ था, जिसकी परिणति बनारस की दूसरी संधि के रूप में हुई। बनारस के महाराजा चैत सिंह को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक।
फिर कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर किसने निंदा की? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर किसने निंदा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसरॉय के रूप में कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही हुई थी और उन्होंने ही बोला था। फिर दीवाने बंदगान का पद किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दीवाने बंदरगाह का मतलब था दासों का विभाग, ठीक, स्लेव्स का विभाग। अर्जे बंदरगाह दासों की भर्ती और निरीक्षण करने वाला एक अधिकारी था। ठीक है, पूछ सकते हैं इसका अधिकारी कौन था। अब मैं डिटेल में लाई हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपने यहाँ सुना, दीवाने बंदगान जो कि दासों का विभाग था और किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहाँ हर एक विभाग का लाई हूं, दीवाने विजारत, दीवाने अर्द, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तखाराज, दीवाने कोही, बरीद मुमलक, अमीर दाद, वकील दार। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सा विभाग किस काम आता था या क्या बोलते थे। ठीक, पूरा डिटेल में लाई हूं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे निम्नलिखित में कौन बैठा? तो बिंदुसार बैठा। देखो 2 बार पूछ रखा है, आपके सामने प्रूफ है ये चीज। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूं मैं, ज्यादा फालतू बात वैसे भी नहीं करती हूँ, मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन लाती हूँ, टू द पॉइंट आपको समझाती हूँ। एक्सप्लेनेशन का मेन मकसद है क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जिसने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य समाज के दूसरे शासक थे। ठीक है, उनके पुत्र थे वो। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मौर्य समाज पर शासन किया। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। लगभग 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के बाद दशरथ मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। अभी बिंदुसार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है तीसरा शासक कौन था, कौन उसके बाद गद्दी पे बैठा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 के सेशन में। ठीक, वंदे भारत गीत संस्कृत भाषा में रचित है और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। यह उनके विश्व प्रसिद्ध उपन्यास अनाथ मठ 1882 से लिया गया था। वंदे भारत पहली बार 1896 में कलकत्ता में आयोजित 12वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसे 1937 में राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो घोष ने किया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक एक लिस्ट है कि सेशन कौन शुरू हुआ था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक, जैसे कि बॉम्बे 1885 डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। फर्स्ट सेशन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ऐसी मद्रास का, इलाहाबाद, कलकत्ता, वाराणसी, कलकत्ता, पूरी लिस्ट है क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। अभी आपसे ये पूछ लिया कि कौन सा सेशन में क्या गाया गया था, वो आपसे पूछ लिया, 1896 का पूछ लिया, लेकिन यहाँ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पल्लव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ओर। ठीक, फिर मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी? तो विलेज। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पूछ रखा है, यहाँ पूछ रखा है कि पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। फिर फराजी आंदोलन किसके लिए एक आंदोलन है? तो रिलीजियस रिफॉर्म, धार्मिक सुधार के लिए। फराजी आंदोलन 19वीं सदी में बंगाल में हाजी सरैतुल्ला द्वारा शुरू किया गया था। यह बंगाली मुसलमानों के लिए एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। हाजी सरैतुल्ला के अनुयायी को फराजी के नाम से भी जाना जाता है। फिर भारत के किस शासक ने लॉर्ड वेलिजली के सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो यहां देखते हैं सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलिजली, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहे, द्वारा तैयार की गई एक प्रणाली थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने वास्तव में पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। ठीक,
हैदराबाद के निजाम अली खान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक सुनियोजित सहायक संधि को आसानी से स्वीकार कर लिया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता है? तो वह है नगर नियोजन। हड़प्पा रावी नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली फूली। हड़प्पा युग की वास्तुकला की सबसे प्रमुख विशेषता जल निकासी व्यवस्था, ईंटों से बनी इमारत, सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, शहरी केंद्रों का विकास और नगर नियोजन था। ठीक है, तो ये सारा था, लेकिन ऑप्शन में नगर नियोजन है, इसलिए मैंने वही बताया। फिर निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे? असफलता, फेलियर के कारण थे, कौन थे? भारतीयों में एकता का अभाव, ये भी था। प्रशासन और धर्म के मामले में अंग्रेजों की श्रेष्ठता, ये भी थी। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी था। ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो यहाँ पूरा असफलता के कारण लिख रखे हैं, आप देख लीजिए। आपसे अभी ये 3 पॉइंट पूछे हैं, बाकी और पॉइंट्स भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट डाल दिए कि क्या फेलियर के कारण थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य किसको उखाड़ फेंक कर राजा बने? नंद डायनेस्टी को। ठीक है, नंद राजवंश ने भारत के उत्तरी भाग पर शासन किया, जिसे लगभग 321 ईस्वा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका। ठीक, इस राजवंश की स्थापना महापद नंद ने की थी, जिन्हें नंद वंश का प्रथम शासक माना जाता है। पूछ सकते हैं प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्माराम पंडुरांग जी। आत्माराम पंडुरांग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1867 में बम्बई, अब जिसको मुंबई बोलते हैं, में हुई थी। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित था और सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों पर केंद्रित था। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र चलाया गया था। वीरे संगिलम पुत्तलुकु तेलुगु सुधारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। फिर 78 एडी में शक युग का संस्थापक कौन था? कनिष्क। शक ईरानी खाना बदूस पशुपालक जनजातियों का एक समूह था। पूछ सकते हैं किसका समूह था, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने 1957 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। शक कैलेंडर 365 दिन और 12 महीने होते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की संरचना के समान है। फिर प्रथम भक्ति आंदोलन डैश द्वारा आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? रामानुजमचारी के द्वारा। भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में तमिल दक्षिण भारत, अब तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्से में उत्पन्न हुआ और उत्तर की ओर फैल गया। यह 15वीं शताब्दी से पूर्व और उत्तर भारत में फैल गया और 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। So the next question is 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, ये नहीं ऑप्शन, ये पहले का कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक, फिर है अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और अन्य के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? नरेंद्र नाथ गोस्वामी जी। ठीक, यह वर्ष 1908 में भारत में आयोजित आपराधिक मामला था। यह मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट टी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए रची गई एक क्रांतिकारी साजिश थी। चितरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के वकील के रूप में पेश हुए। चितरंजन दास जो थे को लोकप्रिय रूप को देशबंधु का कहा जाता था। ठीक, और बम फेंकने वाले क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा? कौन दो कंट्रीज थी जिनके द्वारा शिमला एग्रीमेंट में साइन किए गए थे? इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, 2 जुलाई 1972 के दिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भट्टो के बीच शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। इस पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 8 महीने बाद हस्ताक्षर किए गए। फिर है हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तांबा। ठीक है, तो तांबा हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातुओं में से एक था तथा इसे वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त करते थे।
हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी खानों से विशेष रूप से खेतड़ी और गणेश्वर जैसे क्षेत्रों से तांबा प्राप्त करते थे। फिर है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, दादा भाई नरोजी को। दादा भाई नरोजी को भारत के वयोवृद्ध रूप पुरुष के रूप में जाना जाता है, सॉरी, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे और 1886, 1893, 1906 में 3 बार इसके अध्यक्ष बने। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक भी थे, भारत में अफवाह सिद्धांत के प्रवर्तक भी थे और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ तो सिर्फ ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड पूछ लिया, ठीक। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, भारत में अफवाह सिद्धांत कौन थे, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले संस्थापक कौन थे, कुछ भी। इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन ला रही हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक वीडियो थी, इसके आगे भी और क्वेश्चन मैं लेके आती रहूंगी। आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, अच्छा रिस्पांस देना, तो मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।